नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। नेता अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सत्ता पर वापसी की जिम्मेदारी है, लेकिन नीतीश कुमार चुनावी सभा में संयम खोते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार चुनावी सभा में नीतीश गुस्से में लाल भी नजर आए। हमेशा दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले नीतीश कुमार कई बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखे। नीतीश की बौखलाहट से लगता है कि कहीं उन्हें हार का डर तो नहीं सता रहा। इसीलिए नीतीश कुमार अपने 15 साल के विकास के मुद्दे को छोड़कर आरक्षण का अलख जगाने में जुट गए हैं। नीतीश अब जातियों की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं और चुनावी मैदान में इस मुद्दे को उठाने लगे हैं ताकि कुर्सी की जोड़ मजबूत हो सके। तेजस्वी बेरोजगारी के मुद्दे को फेविकॉल की तरह पकड़े हुए हैं, जो उनकी हर सभा में साफ तौर पर दिखाई देता है। अब सवाल है कि नीतीश का आरक्षण वाला दांव बिहार की सत्ता में चौका मारने का चांस दिला पाएगा। क्या आरक्षण के मुद्दे को तूल देकर नीतीश को ताज मिल पाएगा? इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सियासी पारा चरम पर है। सियासी रण में अब आरक्षण का दांव भी आ गया है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने अब आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। उनका कहना है कि उनकी हमेशा से यही राय रही है और वो इस पर कायम है कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के रण में पार्टियां वोटों के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। रोजगार और कानून व्यवस्था से लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बारी आ गई है नए सियासी औजारों को आजमाने की। और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने खेला है आरक्षण का दाव। जो काम हुआ एक एक चीज को याद रखिए, और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहीं कोई दो राय हो सकती है। वाल्मीकि नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जातियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। असल में वाल्मीकि नगर में थारू जाति के काफी वोट हैं और ये जाति जनजाति में शुमार करने की मांग उठा रही है। इसी का समर्थन करते हुए नीतीश ने कहा कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। सीएम नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि थारू को आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए वो सालों से कोशिश कर रहे हैं, तब से जब से वो अटल सरकार में रेल मंत्री थे। दरअसल इस बार बिहार चुनाव में रोजगार और नौकरी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में आरक्षण का दाव खेलकर नीतीश अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि जब आरजेडी 15 साल तक सत्ता में थी तो उसने सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी दी। चुनाव में रोजगार और नौकरी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में आरक्षण का दाव खेलकर नीतीश अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि जब आरजेडी 15 साल तक सत्ता में थी तो उसने सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी दी, जबकि उनके 15 साल के दौरान 6 लाख लोगों को नौकरी मिली और अन्य काम के अवसर भी उपलब्ध हुए। अब देखना है कि विरोधी नीतीश की आरक्षण दाव का क्या और कैसी काट निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, लोकतंत्र में दरअसल बात आज बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है और नेता अपने आप को हितैषी जनता का बताने में जुटे हुए हैं और उसमें विकास का मॉडल कहीं ना कहीं दूर छूट गया है। बात यहाँ पर निजी हमलों की भी हो रही है और साथ ही साथ अब आरक्षण का सिगुफा भी छोड़ दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आरक्षण से सत्ता तक पहुंचा जाएगा। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहसिन अली मासूमी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ राजेश भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं लोजपा के। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मोहसिन अली मासूमी जी आपसे है। सर, मौजूदा वक्त में सत्ता पर आप काबिज, फिर आखिर किस बात का डर कि आरक्षण का सिगुफा एक बार फिर से छोड़ना पड़ा आपको?
नेहा जी, ये आरक्षण का मामला जातिगत जनगणना की डिमांड जो है हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि कौन किस कास्ट के कितने लोग हैं, उनकी क्या आबादी है, ताकि आरक्षण का उन लोगों को लाभ मिल सके। तो ये तो अब चुनाव तो अभी आया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये तो शुरू से ही कि जो है जातिगत जनगणना हो और आरक्षण का उन्हें लाभ मिले, और ये मजबूती से वो रख रहे हैं। और पहले भी जब लालू जी के टाइम में किससे मांग कर रहे हैं सर, किसकी कितनी मांग की जा रही है जी, ये मांग किससे की जा रही है? डिमांड नहीं की जा रही है, हम लोग फैसला ले चुके हैं, हम लोग लेंगे। पहले भी हम लोग जो है, जब हम लोग साथ में हैं, हम लोग बातचीत हुई थी, उस टाइम जो ये पास हुआ कि नहीं, जातिगत, नीतीश कुमार जी ने कहा जातिगत जो है जनगणना होगा और उसी के हिसाब से आरक्षण होगा। सर तो लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना मासूमी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, 15 साल से सत्ता में आप हो, उसके बाद आप कहते हो कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए प्रदेश में, लेकिन ऐसा कब होगा? 15 साल से आप मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज हो, लगातार 15 सालों से, और अभी आप कहते हो कि अगर हम एक बार फिर सत्ता में आए तो ऐसा होगा। देखिएगा तो कितनी जाति जो छूटी हुई थी सब इन्हीं 15 सालों में शामिल हुई है, आज उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अभी भी बहुत सारी जाति छूटी हुई है और उसका जनगणना स्टार्ट भी हम लोग कर चुके हैं। अब तो ये मुकम्मल होते होते इलेक्शन के बाद जो है हम लोगों की फिर सरकार बनेगी, और जो लोग छूट गए हैं और कौन जाति की आबादी कितनी है, उस आधार पे आरक्षण देने की बात जो है हम लोग पहले भी कर रहे थे, वो तो प्रोसेस में चल ही रहा है। ठीक है। मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, विकास का मॉडल कहाँ है जिसकी बात अब नीतीश कुमार क्या करते थे कि हम तो जी 15 सालों से सत्ता में हैं और हम तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन बात अब आरक्षण की हो गई है। नहीं, बात आरक्षण का जो हम लोगों ने काम किया वो मनोज जी से सवाल है मेरा, और मोहसिन जी, तो ये आरक्षण का मामला चल रहा है जिसका लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में। ठीक है मनोज जी। देखिए नेहा जी, विकास के क्रम को तोड़ते हुए आज जो है सरकार की स्थिति ये है कि अब एक आरक्षण का शगुफा छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले भी मैंने आपके चैनल पर बोला था कि अगर बिहार में जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी अब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में उनको लोग नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 15 वर्षों में सरकार के द्वारा जितना भी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, वो विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या किसानों की उन्नति का मामला हो, आज परिस्थितियां ये है कि 15 वर्षों में ये सरकार जो बाढ़ के समय पूरा बिहार बह जाता है और सुखाड़ के समय पूरा बिहार सूखाग्रस्त हो जाता है। आज तक 15 वर्ष में नीतीश राजेश जी सबका जवाब तो आपको मिल चुका है, कितनी बार इसी चीज को आप उठाएंगे, क्योंकि ये वो अपनी कमी को आप छुपा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता आपके पीरियड में क्या होता था, सवाल इस बात को लेकर है ना सर, आप तो सत्ता में मौजूदा वक्त में काबिज ही हैं, आप पिछले 15 साल से काबिज है, फिर ये क्यों नौबत आन पड़ी कि चुनावों से एंड पहले आप ये कहते हैं कि हम तो एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएंगे तब हम ये काम कर देंगे? सर इसको तो पहले कर देना चाहिए था ना हमारे साथ। नहीं, देखिए कोई काम जो होता है, जितने कास्ट हैं जो हैं सबका जनगणना करना और सब उसके बाद आरक्षण देना, ये तो प्रोसेस चल रहा है ना, ये थोड़ी है कि महीने 2 महीने में हो जाएगा। सर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, सर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, 15 सालों से आप सत्ता पर काबिज है। राजेश भट्ट जी, ठीक है, लोग बेरोजगार हैं। राजेश भट्ट जी, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि सर बात बेरोजगारी की नहीं हो रही, बात उन बातों की नहीं हो रही जो कि नीतीश कुमार ने किया? सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो 15 सालों में जी बिहार की तस्वीर बदल के रख दी, लेकिन आखिर उन मुद्दों को लेके क्यों नहीं जनता के बीच में आप, क्यों आरक्षण की बात की जा रही है? राजेश जी, देखिए जब काम होता है, विकास होता है, वर्तमान में राजेश जी, जब नीतीश बाबू बिहार के विकास के लिए कुछ काम किया हो तब तो वो मुद्दों की बात करेंगे। यहाँ तो शराबबंदी को इसी तरह से एक व्यवसाय बना दिया गया है, युवाओं को होम डिलीवरी में किया गया है,
आप देख रही हैं कि महिलाएं नहीं, अक्सर का हालिया जो घटना है उसको संज्ञान में ले लिया है। यहाँ जो देश का खाका और फरमाने का काम कर रहे हैं, बिहार की 12 करोड़ आवाम समझ चुकी है कि अब पूरी डेपोटेशन की सरकार आगे की आवश्यकता नहीं है। अब बिहार को पहले पायदान के युवा ले जाना चाहते हैं। भाजपा के जो डॉक्यूमेंट है हमारा फर्स्ट बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट तहत अब बिहार के तमाम किसान, मजदूर, गरीब और इंटेलेक्चुअल। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि आरक्षण का मसला क्यों उठाया गया? क्योंकि चुनाव है, क्योंकि एक काफी बड़ा तबका है जो कि कई विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखता है, इसलिए इस तरह का जो मसला है वो उठाया गया है। और सवाल इस बात को लेकर है कि अगर जेडीयू वाकई चाहती है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण हो तो इसे अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं जारी किया गया सर? क्यों नहीं इसको अपने घोषणा पत्र में रखा गया? रखते हैं उसमें भी, लेकिन अब जब चुनाव है तो चुनाव से ऐन पहले कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ शिकूफा छोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र में बात बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आप को जनता का हितैषी साबित करने की होड़ लगी हुई है और यही वजह है कि एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है मोहसिन अली मासूमी जी। सर, अगर आप चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षण हो तो सर इसको तो अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था ना, इसको तो टॉप पे रखना चाहिए था कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। नहीं नेहा जी, हम लोगों का शुरू से ही ये एजेंडा है। नहीं तो शुरू से जो एजेंडा है सर, शुरू से एजेंडा बीजेपी का रहा कि राम मंदिर बने वो हर बार अपने घोषणा पत्र में रखते हैं। आपका घोषणा पत्र में ये क्यों नहीं है कि हम चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से जो आरक्षण है वो मिले? क्यों नहीं आपने घोषणा पत्र में लिखा? यानी कि शिकूफा छोड़ा जा रहा है चुनाव के मद्देनजर। पत्र में जो भी देते हैं वो तो 100% उतारते हैं। उसके अलावा जनता के बीच में नीतीश कुमार ने अगर बोल दिया तो वो काम हो गया। ये नीतीश कुमार जो कहते हैं, अभी तो सर आप यही कह रहे हैं कि एक लंबे वक्त से हम लोग मांग करते आ रहे हैं, एक लंबे वक्त से हम लोग चाहते आ रहे हैं कि ऐसा हो। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया तो हो गया। सर 15 साल से तो नीतीश कुमार सत्ता में है, क्यों नहीं कर पाए वो? उन्होंने 7 विषय के ऊपर कहा और जितनी युवाओं के लिए कहा, महिलाओं को 35% आरक्षण के लिए कहा, जो योजना नाली जल वो सब तो उतरा ना जमीन पे। आज उसका लोग फायदा उठा रहे हैं ना। तो आज की जरूरत है बिहार में। और 15 साल पहले देखिए कि कोई जो चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े में कितनी जाति छूटी हुई थी, सबको शामिल करके आज उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। और जब अति पिछड़े और दलित महादलित लोगों को जब लाभ मिलेगा तभी वो बिहार तरक्की कर सकेगा। ये लोग पिछड़ गए थे लालू जी के टाइम में, सेंटिंग में डाल दिए थे लालू जी। सवाल है जी राजेश जी। मासूम अली जी से मेरा एक सवाल है जी। नहीं यहाँ हमारे पास मासूम अली जी से पूछता हूं, वाल्मीकि नगर क्षेत्र में हूँ और जो इन लोग थार के आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो थार जाति जो है नेपाल के सटे हुए इलाके में उनका एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ी संख्या है। विगत 15 वर्षों से वहाँ के अगर वहाँ का मुआयना किया जाए, वहाँ अगर जाया जाए तो वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही उन लोगों की खराब है। तो ये जो सरकार पदस्थापित है विगत 15 वर्षों से, नीतीश कुमार जी को इस बीच में ये बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। आज अचानक क्योंकि ये यहाँ पर उनका कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जो भीड़ की संख्या को देखकर नीतीश जी को लगा होगा यहाँ का हर चुनाव वो हार रहे हैं बुरे तरीके से। मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, गांव में घूम रहा हूँ और जदयू अपना हर सीट यहाँ से हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है। दूसरी बात, क्योंकि जातिगत आधार पर अगर आरक्षण की बात करते हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जनगणना बहुत पहले हुई है और उस जनगणना के ऊपर उस जाति को जो आरक्षण देने की बात थी, उस मामले में नीतीश कुमार फेल्योर साबित हुए। तो अपनी फेल्योरिटी को ढकने के लिए वर्तमान में
सिर्फ फायदा लेने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए पुनः ये रामू और श्यामू का ये जुमला है और इस जुमले के ऊपर बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक गलत प्रयास है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों में किसी भी हालत में इनकी वापसी संभव नहीं है और बिहार की जनता बहुत ही जागरूक जनता है और प्रदेश अब जो बच्चे पूछे तभी पता चलेगा जब जो है फिर से जनगणना होगी। दिखा दिया है कि सरकार नीतीश कुमार की जा रही है। ठीक है मोहसिन जी, क्या वाकई ये सपना कुर्सी खिसकने का डर है क्या कि आरक्षण की आपको एक बार फिर से सुलगा दिया गया? विकास के साथ ही करेंगे, न्याय के साथ और हर तबके का विकास। एक एक करके सर, एक एक करके बात रखिए अपनी। वर्ग का विकास, इसीलिए आरक्षण जरूरी है कि जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को भी शामिल। सर जो छूट गए हैं उन्हें 15 साल आप शासन पर रहे, अभी लगातार आप शासन पर हैं, सत्ता पर काबिज हैं, जो छूट गए हैं उनको पहले रख दिया जाता। चुनाव के वक्त क्यों आपको ये लगा कि हम ये बयान दें कि अभी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए? सर आप तो सत्ता पर है, डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, एनडीए ही केंद्र में है, आप बिहार में सत्ता में काबिज है सर, फिर किस चीज की दिक्कत? जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया है। जातिगत जनगणना में बहुत लोग आएंगे, बहुत जाति जो छूट गई है, जो कम है, उन लोग शामिल नहीं हुए। उधर पुरानी जनगणना के हिसाब से काम चल रहा है और नई जनगणना का काम स्टार्ट हो चुका है। पूरा नहीं के बाद नेहा जी बताइए चुनावी समय में। ठीक है राजेश भट्ट जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आबादी के हिसाब से जो आरक्षण है वो होना चाहिए। क्या नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी का अब डर सता रहा है कि विकास के मॉडल की बात नहीं की जा रही, बल्कि बात अब हो रही है आरक्षण की? राजेश, ये आवाज मिल पा रही है आपको? अब ये समझ चुके हैं कि सत्ता और हताशा में की जनता अभी ने माफ नहीं करने जा रही। उन्होंने शिक्षा को, स्वास्थ्य को कोई चर्चा में नहीं लाओ। पटना राजधानी के पीएमसी क्या कर देखे हैं तो है वो है। बिल्कुल, ये वाकई देखने वाली बात होगी कि हताशा किसे है और निराशा किसके हाथ लगी है, ये तो जनता को ही तय करना है। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, लोकतंत्र में बात बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि विकास के मुद्दे आखिर कहाँ है वो मुद्दे जो जनता से सरोकार करते हैं या फिर जनता से सरोकार रखते हैं, उन मुद्दों पर आखिर बात क्यों नहीं हो पा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल इस बात को लेकर है यहाँ पर मोहसिन अली जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था, ये मुझे बताइए कि लगातार देखा गया नीतीश कुमार, क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, मर्यादा में रह के संयमता के साथ वो हमेशा पेश आते हैं, लेकिन कई सभाओं में देखा गया कि वो बहुत उत्तेजित दिखे, गुस्से में लाल दिखे। ये बौखलाहट क्यों सर, क्यों ये बौखलाहट, क्या वजह इसके पीछे मानी जाए? नीतीश कुमार जी का जो स्पीच होता है, आज देश दुनिया ये जानती है कि इतने प्यार से और इतने अच्छे से एवं के विपक्ष पे भी जो वार करते हैं तो ऐसा कर देते हैं कि समझने वाले लोग समझ जाते हैं। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है कि उखाड़ के फेंक देंगे तो गाड़ देंगे तो दफन कर देंगे। ये हम लोग का चलन है ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का कभी ऐसा स्पीच ही नहीं हुआ है जिसपे कोई जो प्रश्न लगाया जा सके। लेकिन सर जो हाल फिलहाल में भाषाओं की मर्यादाओं को तार-तार किया गया, एक दूसरे पर निजी हमले किए गए, वो क्या नीतीश कुमार को सूट करता है क्या? नहीं, देखिए काउंटर तो किया जाता है, लेकिन हमेशा नीतीश जी मर्यादा के अंदर ही काउंटर किए हैं। जरा उन लोगों की स्पीच तो सुनिए। निजी हमले क्या सही है क्या सर? निजी हमले ठीक है क्या? बोल रहे हैं बस किस तरीके से बोलते हैं एक मुख्यमंत्री को, लेकिन हमारे नेता हमेशा जो है इज्जत के साथ ही जो है
नाम भी लेते हैं तो इज्जत के साथ, अगर कोई कटाक्ष भी करना होता है तो इनडायरेक्टली करते हैं। जब इतना इस टाइप का गंदा गंदा उधर से वार हो रहा है, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री संयम के साथ ही स्पीच देते हैं। यही तो नीतीश कुमार। ठीक है राजेश भट्ट जी, क्या संयमता दिखी आपको नीतीश कुमार के भाषण में? हाल ही के पिछले कुछ भाषणों को अगर हम देखें तो जिस तरह से लाल दिखाई दिए नीतीश कुमार, जिस तरह से उत्तेजित दिखाई दिए नीतीश कुमार, और जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा लेकर वो सामने आए, क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, नीतीश बाबू का जो चरित्र है वो बिहार की 12 करोड़ आवाम अब समझ चुकी है। 15 साल सत्ता और शासन में रहने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता को निराश किया है, हताश किया है, अब हताशे और बौखलाहट उनके चेहरे पे स्पष्ट तौर पर दिख रही है। हर भाषण में उनकी उत्तेजना देखी जा सकती है, जनता के साथ देखा जा सकता है। कहीं कहीं उनका अहंकार साफ और स्पष्ट हो रहा है। कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि सभाओं में प्रेस वाले को डांट दिया जा रहा है। आज हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रेस वाले जब जाते हैं तो वो भी दबी जुबान में आवाज निकालते हैं। आखिर क्या कारण है? नीतीश कुमार जी इतने संयमित और संतुलित है तो प्रेस के कर्मी आज दब के क्यों जुबान में बात करते हैं? ठीक है, ठीक है। मनोज तिवारी जी, नीतीश कुमार बिहार की जनता को जो 15 साल के सत्ता और शासन कार्यकाल में उन्होंने नहीं, मोहसिन जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, ऐसे नहीं, राजेश भट्ट जी एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं। मोहसिन जी, मोहसिन जी, क्या नीतीश कुमार को, सर एक सेकंड, ऐसे नहीं, नेहा जी पूरी बात सुन लीजिए। 4 साल का सत्र बिहार में 7 साल में चल रहा है। यहाँ के सभी छात्र पूरी तरह आक्रोशित हैं। बिहार में अब बदलाव की बयार बह चुकी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत इस बार लोजपा को युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इसीलिए बौखलाहट में तरह तरह ठीक है, लुभावन। ठीक है मोहसिन जी, ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या अपने विकास पर, क्या अपने किए गए विकास पर अब नीतीश कुमार को भरोसा नहीं रहा? क्या इस तरह से ये तिलमिलाहट देखने के लिए मिल रही है? क्या इस तरह से आरक्षण के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? चुके हैं नीतीश कुमार बिहार की आवाम का, क्योंकि जो वादा किया है वो सब पूरा हुआ है। तो विकास ही तो मॉडल है इस चुनाव का, और विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी वोट मांग रहे हैं। लेकिन 15 साल के सत्ता और शासन काल में लोगों का क्या करना है, दोबारा जो हम लोगों को फिर जो मौका मिलेगा तो वो तो बताना है। औसत दर बढ़ा है या घटा है बिहार में? ठीक है, राजेश भट्ट जी, मोहसिन जी कह रहे हैं कि अभी तक जितने वायदे किए थे सब तो पूरे किए। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, और क्यों उनकी बगावत, उनकी खिलाफत करते हैं आप लोग? और कौन सा वादा उनका पूरा हुआ है? बिहार की जनता पूछना चाहती है कि कोरोना काल में कौन ऐसा काम है जो 2000 किलोमीटर से आना पसंद किया पैदल चलकर, तो नीतीश जी का असंवेदनशील मैं तो खुला बयान जो है नीतीश कुमार जी सर्वविदित हो चुका है कि उन्होंने कहा कि मजदूरों को बिहार आने की जरूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं 100% किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर हस्तक्षेप नहीं करते और ट्रेनों की मुकम्मल व्यवस्था नहीं करते तो बिहार के मजदूर अपने अपने शहरों में दफन हो जाते हैं। तय हो रहा है। नहीं, एक एक करके रखिए अपनी बात, ऐसे नहीं। नेहा जी, बावजूद जब मजदूर बढ़िया है, मोहसिन जी एक एक करके अपनी बात रखिए। बिहार के कोने कोने में अपने घरों के लिए जब पहुंचे क्वारंटीन सेंटर में उन्हें सहनी पड़ी। उसका साक्षी बिहार के टोटल प्रवासी मजदूर भाई हमारे हैं। इन्होंने कहा था कि अब बिहार से किसी मजदूर को एक सेकंड एक एक करके पूछ लेते हैं ना सर। राजेश जी एक महीने में उन मजदूरों को फिर से वापस जाना पड़ा अपने शहरों में। पूछ लेते हैं सर, कहाँ पे खामी रह गई, कहाँ पे कमी रह गई, उन कमियों को कैसे दूर किया नीतीश कुमार ने, और जो अभी रह गई है कमियां उनको कैसे दूर करने की बात सुन लेते हैं। 2 महीना घर से निकलने की जरूरत नहीं महसूस की है। सुन लेते हैं। एक सवाल इस बात को लेकर है, चीजें तो कभी नहीं भूलेगी। एक सवाल इस बात को लेकर है मोहसिन जी, वो लूट
वो लूट का पिटारा साबित हुआ है। चलिए मोहसिन जी के पास हम जाएंगे, उससे पहले मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मोहसिन अली मासूमी जी का कहना है कि जितने तो वायदे किए थे सब नीतीश कुमार ने पूरे किए, फिर इस शिगुफे की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्यों इस तरह के तिलमिलाहट देखने के लिए मिल रही है? क्यों आरक्षण का शिगुफा छोड़ा जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो मुद्दे कहीं हट जाए, उस पे आरोप प्रत्यारोप ना हो? नेहा जी, मासूम जी के सवालों में ही जवाब छुपा है। दरअसल क्या है, ये सरकार हर मसले पर बिल्कुल असफल साबित हुई है। मैंने आपको उदाहरण दिया, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ये है, WHO की रिपोर्ट है 1000 पर जहां एक डॉक्टर को पदस्थापित करने की जरूरत है, वहां 29,000 पर बिहार में एक डॉक्टर है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था है नीतीश कुमार जी का। दूसरी हालत ये है कि आप किसी भी स्कूल में चले जाइए और स्कूलों की हालत ये है कि ना तो मिड डे मील की कोई व्यवस्था है, मिड डे मील के नाम पर तमाम लूटपाट है, और शैक्षणिक व्यवस्था की हालत ये है कि पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं 11 बजे स्कूल में आते हैं और 3 बजे उनका पलायन हो जाता है। ये शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में तीसरी बात भी इसी बात झूठी बोलते जा रहे हैं, ये इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब बताइए, मिड डे मील की बात कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अरे ये है थे लालू जी के टाइम में 3.5 लाख लोगों को। मनोज जी, सवाल इस बात को ले, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य भी रखा करिए, ठीक है? देखिए हम लोग आपकी बात सुनते हैं, जनता आपकी बात सुनती है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो आप शांति से सुने, संयमता के साथ सुने, उसके बाद जवाब दें। सर एक सेकंड, मोहसिन जी में लगा दिया नीतीश कुमार जी ने। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आप कहते हैं कि 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जनता ने फिर मौका दिया, फिर आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, फिर जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया, यानी कि 2 बार लगातार मौका दिया। इससे पहले मौका मिला, फिर उसके बाद 2 बार मिला। आप क्या वजह है कि जनता में ये बात साबित नहीं कर पा रहे, या जनता को ये नहीं पहुंचा पा रहे कि देखिए कोई विकास का काम नहीं हुआ, या फिर आप गलत है, जनता वोट की चोट देकर एक बार फिर से नीतीश कुमार को चुन लेती है? क्या वजह है सर? नेहा जी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अभी की परिस्थितियां ये देखिए, निश्चित रूप से जनता ने पर्याप्त समय नीतीश कुमार जी को दिया है, लेकिन अभी का जो चुनाव है उस चुनाव में बिहार की जनता स्पष्ट संदेश देना चाहती है और सरकार से बहुत सारे सवालात हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में मैं वाल्मीकि नगर क्षेत्र में हूँ, यहाँ पे कई चीनी मिल हैं और उन सारे चीनी मिलों की स्थिति बहुत खस्ता है। आज से यहाँ के किसानों सर, आज से खराब है, आज से खस्ता है क्या उसकी हालत? नेहा जी, मेरी बात को सुनिए। यहाँ पर चीनी मिलों के कारण किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उनको तो ना कोई उचित मूल्य मिल रहा है, ना ही उनका समय पर भुगतान हो रहा है, तो एक तो किसान परेशान है। दूसरी बात ये है, यहाँ आधा इलाका पानी की वजह से बह चुका था, तो धान की खेती भी बहुत ज्यादा बर्बाद है, किसानों को उसका उचित मुआवजा नहीं मिला। ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बिहार की जनता नीतीश कुमार के कुशासन से तंग आ चुकी है। ठीक है राजेश जी, इतने मुद्दे हैं सर प्रदेश में, क्यों मोदी के नाम से अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं आप लोग? आपके 15 साल का जो मैडम आवाज बंद कीजिए, क्या बताएं, इतनी सुधार हुई है, और अब तो जो है जो बिना सीजन के भी जो है सारी चीज जो हो रही है। ठीक है, तो वो सब ठीक है मनोज जी, देखिए मैं आऊंगी आपके पास सर, आऊंगी मैं आपके पास, एक बार फिर लौटूंगी आपके पास मनोज जी। में अब वो सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, अब तो बिहार हमारे कृषि में जितना डेवलप्ड स्टेट के बराबर लाने की हम लोग कोशिश में लगे हुए, और आप बोलते हैं चलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सत्ताधारी पार्टी है या फिर यूं कहे जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इन मुद्दों को नहीं उठा रही है, इन मुद्दों पर नहीं बात की जा रही है, बल्कि बात हो रही है एक दूसरे पर निजी वार किए जा रही है। बात हो रही है आज बिहार में विधानसभा चुनाव के। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर प्रदेश में तो तमाम मुद्दे हैं, क्या मोदी के नाम की जो माला जपी जा रही है एलजेपी की तरफ से, क्या मोदी के नाम आप अपनी नैया पार लगा लेंगे, या फिर नीतीश को ये कहा जा सकता है नीतीश के काम को कोसते हुए या नीतीश को कोसते हुए, क्या वाकई आपको लगता है
कि आप लोगों की नैया पार लग जाएगी या फिर उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा जो कि सीधे जनता के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, जब 15 वर्षों के शासनकाल के बाद नीतीश जी को अभी याद आई है कि बिहार में अगर अगली सरकार बनी तो किसानों के खेतों में हम पानी की व्यवस्था करेंगे। जी, अभी एक लोक लुभावन बात सुनने को मिल रही है, हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 100% होगा, सरकार बनेगी, हर खेत को पानी पहुंच जाएगा। बिहार जनता को इस बात में यकीन है। 5 साल से उन्हें युवाओं की क्यों नहीं याद आई? नहीं, 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा तो बीजेपी ने किया है और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर हम गठबंधन से सरकार बनाएंगे। डंडा की जगह उन्हें उनका वाजिब हक देने का, वाजिब हक देने से शिक्षकों को किसी ने कोई रोका था? शिक्षक जब अपने हक और हुकूक की बात करते हैं तो उन्हें डंडों से पिटवाया जाता है। यहाँ युवाओं को शराब की होम डिलीवरी में लगाया जा रहा है, शायद नीतीश बाबू उसको भी रोजगार के रूप में जोड़ रहे हैं। शराबबंदी को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। शिक्षा की कोई व्यवस्था है नहीं, जो युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है वो होम डिलीवरी की ओर बढ़ रही है। नीतीश बाबू अगर अगली सरकार में चले गए, बन चुका है, इसी तरह अगली सरकार बना लिए बिहार में, तो हम समझते हैं कि शराबबंदी एक बड़ा रोजगार हो जाएगा, 7-8 और कॉलेज अपराध और आतंक का पर्याय हो जाएगा बिहार। मोहसिन जी, सर जो हालात है उसमें कितना डर नीतीश कुमार को है ये भी दिखाई दे रहा है सर, मंचों पर साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, बीजेपी कहती है 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, कैसे दी जाएगी अगर सत्ता पर एक बार फिर से आ जाते हैं तो? मोहसिन जी, शिक्षा की क्या स्थिति है? हेलो मोहसिन जी, आवाज मिल पा रही है? कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ी है। क्या सवाल है नेहा जी? मोहसिन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी ने कहा कि सत्ता में हम आ जाते हैं। सर ठीक है, सर लौटेंगे आपके पास राजेश जी। ऐसे नहीं होगा सर। 10 तारीख को परिणाम आएगा। बिहार को प्रथम स्थान पर रखने के लिए लोजपा ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के तहत चुनाव में 136 सीटों पे अपने उम्मीदवार, ठीक है राजेश जी, परिणाम सामने होगा नेहा। निश्चित तौर पर लोजपा और भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। नीतीश कुमार की जो इंजन थी, सर अभी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे भाषण दीजिएगा सर। सर सुन लीजिए सर, ये कोई चुनावी मंच नहीं है सर आपका कि आप जितना बोलना चाहेंगे उतना बोलेंगे। जब मैं रोकना चाह रही हूँ तो आप रुकिए भी ना सर, वहाँ पर रुकिए भी वहाँ पर। ये कोई चुनावी मंच थोड़ी ना है कि जहाँ आप बोलेंगे जनता सुन रही है और वो मान लेगी। जनता समझदार है सर, सब जानती है किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, किसको सर आंखों पर बिठाना है और किसको जमीन पर पटकना है, वो सब जानती है। इसलिए यहाँ पर सवाल इस बात का है मोहसिन जी, 19 लाख लोगों को नौकरियां कैसे देंगे सर? अभी तक तो नौकरियां कितनी बांटी हैं सभी के सामने है, वायदे तो कर दिए, कैसे वायदे पूरे होंगे? नेहा जी, अब तो नौकरी के लिए हर विभाग से जितनी रिक्तियां थी और जितना संभव हो सका हम लोग 6-6.5 लाख लोगों को नौकरी दे चुके हैं। और अब जो ये हम लोगों का अब इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलप हुआ, इतने सारे कॉलेजेस आ गए हैं, इतनी सारी हर ब्लॉक में जो है ITI का खुल गया, हर डिपार्टमेंट में जो है काम बढ़ गया है, क्योंकि अब 1,15,000 करोड़ का जो इस बार जो हम लोगों को आया और अब और अभी आएगा सर। काम करने और काम बढ़ने के साथ ही मोहसिन जी, जो है मोहसिन जी, आने वाले 5 साल में वो बिल्कुल पूरा होगा। वो मोहसिन जी, काम करने और काम बढ़ने के साथ ही सवाल इस बात को लेकर है कि पिछले 5 सालों में अगर 6 लाख नौकरियां दी तो सर अगले 5 सालों में 19 लाख कैसे देंगे? इसलिए कि जो हम लोगों को बिहार जिस हाल में मिला था कि सारी दुनिया जानती है, तो उसको ठीक करने में वैसा जो है प्लानिंग जो किया गया और जिस तरीके से हर फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ, तो आज हम सक्षम हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि 15 साल की मेहनत जो है आने वाले युवाओं के लिए जो है बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये डेफिनेटली है कि अब क्या ये सब सिर्फ एक चुनावी वायदा है क्या सर?
सर क्या ये सिर्फ एक चुनावी वायदा है, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था पलायन रोका जाएगा, इससे पहले ये सर सुन लीजिए सर सवाल सुन लीजिए सर सवाल सुन लीजिए मोहसिन जी, सवाल सुन लीजिए सर आप 15 साल से सत्ता में है सर, आपसे सवाल बनते हैं सर, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। मोहसिन जी जिससे जनता प्रभावित हो रही है सर, ऐसे मुद्दों पर आपको जवाब देना पड़ेगा ना। कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या सिस्टम है? अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 3 बार जो है 4 बार सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पूरा तजुर्बा है कि किस तरीके से जो है बिहार के विकास के लिए जो योजना बनती है और जो फंड आता है बिहार में, तो जैसी योजना बनाई जाती है उसके ऊपर जो बजट आता है उस हिसाब से उनको कुछ है कि इसकी जानकारी है, कुछ समझ है, वो क्या उनके पास कुछ विजन ही नहीं है। नीतीश कुमार के पास विजन है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास विजन है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि 19 लाख नौकरियां दी जाएगी। आप कहते हैं बीजेपी के साथ सरकार बना ली जाएगी। सरकार अगर बनाएंगे तो सर बीजेपी के वायदे जो हैं और अपने वायदे जो हैं सबको पूरा करना होगा ना, लेकिन वो 19 लाख नौकरियों का क्या खाका है, क्या पैमाना है, क्या आधार है, ये भी तो बताएंगे, या सिर्फ हवाई ये वायदे किए गए हैं जो चुनाव निकलने के बाद फिर वो गायब हो जाएंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ये भी आप लगातार दावा कर रहे हैं कि अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सर जो सर्वेक्षण निकल के सामने आए हैं उसमें तो साफ दिख रहा है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए नेहा जी, जमीनी स्तर पर अगर कोई किसी प्रकार का सर्वे हुआ होगा तो आप इस बात को मान लीजिए, आज की तारीख में मैं स्पष्टता बोल रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। क्योंकि कारण है बिहार की जनता इस जुमलेबाजी से ऊब चुकी है। आम आवाम से पूछ करके देखा जा रहा है, सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि बिल्कुल नहीं, 15 वर्षों के इस जुमलेबाजी से हम लोग तंग आ चुके हैं। मैंने बताया जमीनी आधार पर जब लोग त्रस्त हो जाते हैं तो ये सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। ये आंकड़े 10,000 और 20,000 लोगों के बीच से लेकर के अगर इस तरीके का शगुफा छोड़ा जा रहा है तो ये भाजपा अब दिवा स्वप्न देखे। भाजपा को और जदयू की विदाई निश्चित रूप से तय है, इन लोगों का जाना तय है। ठीक है राजेश भट्ट जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए बिहार के चुनाव में राजनीति अगर देखी जाए बिहार चुनाव की, तो जाहिर तौर पे जातिगत जो आधार पे वोटर्स बटे हुए हैं इसका बहुत असर पड़ता है बिहार की राजनीति में। एलजेपी ने किस तरह से अपने जाति समीकरणों को फिट किया है ताकि 143 सीटों में से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जा सके, और जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हो सके? देखिए नेहा 15 साल बनाम 15 साल अगर देखें तो राजद और जदयू की सरकार में कोई खास अंतर नहीं। एक तरफ अपराध, जंगल राज, लालटेन युग की शुरुआत हुई थी, चरवाहा विद्यालय खुले थे, दूसरी ओर 7 निश्चय, मुजफ्फरपुर बालिका सेंटर कांड, सृजन घोटाला, बक्सर की हालिया घटना, ये सारी चीजों से अब बिहार की आवाम पूरी तरह त्राहिमाम की स्थिति में है, त्रस्त हो गई है। अब वो, लेकिन सर सत्ता में तो आप भी रहे ना, सत्ता में आप नहीं रहे क्या बिहार में? बिहार में सत्ता में आप नहीं रहे क्या? लोग ना बिहार में सत्ता में आप नहीं रहे क्या सर? नहीं, सत्ता में हम रह के भी नीतीश बाबू को हमेशा उनके कृत्यों के प्रति आगाह करते रहे, सचेत करते रहे, लेकिन बराबर माननीय राष्ट्रीय नहीं, एलजेपी की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया कि जी मुख्यमंत्री तो जेडीयू का था तो हमारी बात तो सुनता नहीं था। नहीं, आपने लगातार इस बात को कहा ना। मजदूरों की बात आई, माननीय चिराग पासवान ने उंगली उठाया था। सर आपने उंगली उठाई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, सुन लीजिए सर, सत्ता की मलाई आपने खाई है सर, उसके बाद उंगली उठाई है, सत्ता की मलाई खाई है सर। बांटकर जाति पार्टी में बांटकर लोजपा का विजन नहीं है। लोजपा चाहती है बिहार में सर, आपका क्या विजन है बता दीजिए ना, स्पष्ट करिए कि आपका विजन क्या है सर। समान काम हम बता रहे तो नेहा जी सुनिए पहले जी। युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीबों को पक्के मकान चाहिए, शिक्षकों को समान काम के विरुद्ध समान वेतन चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए, मजदूरों का पलायन रुकना चाहिए,
बिहार में भी उद्योगों का जाल सर ये बताइए ना, सर मुझे ये बता दीजिए, राजेश भट्ट जी, राजेश भट्ट सुनिए सर, सुनिए थोड़ा सा सुनिए, सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप आज आपने देखा नेहा, पिछले कोरोना काल में आपने देखा कि हजारों मजदूर 2-2 हजार किलोमीटर आने के क्रम में दम तोड़ दिए बीच रास्ते में। आखिर उनका क्या कसूर था? बिहार में 8 महिलाएं। सर जनता आप पे क्यों विश्वास करे? जनता आप पे क्यों विश्वास करे राजेश भट्ट जी? सर जनता आप पे क्यों विश्वास करे? अभी आप ये कहते हैं, सर सुन लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे नहीं। राजेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? आपको आवाज मिल पा रही है राजेश जी? जाति पार्टी राजेश जी आवाज मिल रही है? हम समाज के सामाजिक विकास की बात करते हैं राजेश जी, राजेश भट्ट जी आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी जनता आप पर विश्वास क्यों करे? अभी आप कहते हैं कि जी जेडीयू की सरकार थी, हम तो सत्ता में रह के भी नहीं थे। सुन लीजिए करे कि कोरोना काल में, नेहा जी, कोरोना काल में हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी, जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को देख रहे थे, अपनी जान तक गंवा दी। भारत के गरीबों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंच सके, इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य की भी अनदेखी की। आपने देखा कि ये कई चैनलों में ये खबर चली है कि रामविलास पासवान जी 24 घंटे में 18 घंटे मंत्रालय में बैठ के उन दिनों काम कर रहे थे, जब वो काफी अस्वस्थ थे। जान की बाजी लगा देने वाली ये पार्टी है। राज जी ने संकल्प लिया बिहार के सामाजिक विकास का। अब सर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही सर, सुन लीजिए सर। राजेश जी ऐसे नहीं ना, बिहार की जनता उसके लिए पूरी तरह, बिहार की जनता को अपनी वोट की चोट देनी है, देगी। अब आप सुन लीजिए, सवाल इस बात को लेकर है सर कि जनता आप पे क्यों विश्वास करे? अभी आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में रह के भी सत्ता में नहीं थे, जेडीयू के। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ आपको, सुन लीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि हम तो सत्ता में रह के भी सत्ता में नहीं थे। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और हम तो समर्थन में होंगे, हम साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे। सुन लीजिए, कैसे वे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि तब आपकी चलेगी? भाजपा के साथ हम नहीं रहे। नीतीश बाबू को विशेष आपत्ति है। सर आपकी आपत्तियों के बीच में जनता तो पिस रही है सर। हम पोस्ट अलायंस मणिपुर में भी हमने किया है। ये पहली घटना नहीं है। बिहार में राजेश जी इतना विरोध अभी हमारे साथी ने कहा आज जो रिपोर्ट आई है कि बिहार जो है जो परेशान हुए थे। देखिए इस राजनीति के बीच सर, इस राजनीति के बीच सिर्फ और सिर्फ नुकसान आम जनता को होता है। ये स्पष्ट करिए कि आप जनता की भलाई चाहते हैं या सिर्फ राजनीतिक हित चाहते हैं? इससे तो साफ तौर पे ये साबित होता है सर कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना हित चाहते हैं, जनता की भलाई से कोई सरोकार नहीं है आप लोगों का। कैसे जातिगत समीकरण को साधा जाए, कैसे जनता से अपना पक्ष लिया जाए, कैसे अपने पक्ष में वोट डलवाया जाए, सिर्फ आप लोगों की रणनीति रहती है। उसी रणनीति पर आप लोग आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।